तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ब्लॉक 2 को, जो कि है हमारा क्लासिकल क्रिटिसिज्म। इससे पहले मैंने ऑलरेडी ब्लॉक 1 जो है आप लोगों का फिनिश कर दिया है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि काफ़ी सारे बच्चों ने जो पार्ट 2 है ना ब्लॉक 1 का, वो पूरा नहीं देखा है। एंड पूरा भी क्या, काफ़ी मतलब एक तिहाई बच्चों ने ही उसको देखा है। तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप सेकंड पार्ट नहीं देखोगे उसका, क्योंकि सेकंड पार्ट में ही मैंने इंडियन एस्थेटिक्स को कवर किया है। इंडियन एस्थेटिक्स आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा तो मान लो आपने एक तरह से पूरा का पूरा हमारे सिलेबस में क्या है वो कवर कर लिया। बट सेकंड पार्ट में तो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है, तो उसको भी आप पूरा देखो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। चलो, कोई बात नहीं। अभी हम शुरू करते हैं क्लासिकल क्रिटिसिज्म में। सबसे पहले इसके हम फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड आपको याद रखना है मिमेसिस। ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है मिमेसिस। ओके, अगर किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन हो ना तो वो ऑनलाइन चेक भी कर लिया करो कि भाई प्रोनाउंसिएशन क्या है। कहीं ऐसा ना हो आप लोग मेरी प्रोनाउंसिएशन को गलत समझो। तो आप कई बार आपको डाउट हो सकता है कि मैम इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए। तो आप लोग खुद से भी प्लीज़ टेस्ट कर लिया करो। पता तो होना चाहिए इस वर्ड को बोलते कैसे हैं। तो इसको हम मम्मी सिस बोलेंगे, मम्मी सिस। इसको हम, इसका मीनिंग क्या है, इमिटेशन। और ये वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से। ठीक है, इमिटेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की नकल करना। ठीक है, किसी भी चीज़ की हम नकल करते हैं ना। मान लो एक कैरेक्टर है जो काफ़ी ज़्यादा स्टूपिड एक्ट कर रहा है, हम उसकी नकल करने लग जाए कि वो किस तरीके से एक्शन करता है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसकी इमिटेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट है हमारा क्लासिकल क्रिटिसिज्म में। तो इसमें जो हमारे दो मेन फिलोसोफर्स है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन दोनों के ही विचार बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। एक कहता है कि जो ये इमिटेशन है वो ना हमारा जो ट्रुथ है उसको ट्वाइस रिमूव कर देता है, किससे, हमारी सोसाइटी से, हमारी रियलिटी से ट्वाइस रिमूव कर देता है। जो आइडल फॉर्म्स है उसकी कॉपी होती है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की भी कॉपी क्या हो जाती है, हमारी ये इमिटेशन। जो पोएट्री या फिर जो भी हमारा आर्ट वर्क होता है उसमें हमारा ये ट्वाइस रिमूव हो जाता है जो ट्रुथ है। ओके, एंड ये जो है आर्ट एंड लिटरेचर, ये सारे के सारे इमिटेशंस किसके हैं, लाइफ के एंड नेचर के। पर जो एरिस्टोटल है ना, ये क्या बोलते हैं कि इमिटेशन ये एक पॉजिटिव चीज़ है भाई। ये जो है हमारा जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ उसको बताता है कि हमारे वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। हमें सारे पॉइंट ऑफ व्यूज देखने के लिए मिलते हैं। तो ये एक टैलेंट है कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे से इमिटेट कर सकते हो। ये हमारे दो मेन फिलोसफर्स के व्यूज किसके ऊपर हो गए, मिमेसिस के ऊपर हो गए। ठीक है, अब जो सेकंड इसका फीचर है वो है डायडेक्टिक पर्पस ऑफ लिटरेचर। देखो, क्लासिकल क्रिटिसिज्म, बेसिकली क्रिटिसिज्म था क्यों, एक तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया मिमेसिस का, ठीक है, और दूसरा बताया डायडेक्टिक पर्पस। डायडेक्टिक क्या होता है, बेसिकली जो हमें मॉरल, एथिकल एंड फिलोसफिकल लेसन्स दे अपने लिटरेचर में। जैसे कुछ कुछ पोम्स आपने पढ़ी होंगी जो एक्चुअली हमें ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है, या कुछ टेक्स्ट है जो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है जिससे हमारे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है, तो इसे हम डायडेक्टिक बोलते हैं कि मॉरली, एथिकली एंड फिलोसफिकल लेसन है ये एक तरीके से हम लोगों के लिए। ओके, तो ये डायडेक्टिक पर्पस हो गया लिटरेचर का। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ क्रिटिसिज्म। नॉर्मेटिव वर्ड देखो किससे बना है, ये जो वर्ड है ना इसमें नॉर्म, नॉर्म्स क्या होता है, किसी भी सोसाइटी के रूल्स या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, है ना, हमें वो फॉलो करने चाहिए। ये हमारी क्लासिकल क्रिटिसिज्म कहती है कि हमें जितने भी हमारे रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए अपनी जो टेक्स्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो देखो इट सेज लेइंग डाउन रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर लिटरेरी क्रिएशन एंड इवेल्युएशन। और ये और किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देती है, इट अपहोल्ड एथिकल वैल्यूज एंड प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। जैसे हमारा जो एरिस्टोटल का पोएटिक्स वर्क है उसके अंदर उन्होंने यूनिटी ऑफ एक्शन, टाइम एंड प्लेस की बात करी है ट्रेजिडी के अंदर। तो ये रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो आपका वर्क है वो अच्छा माना जाएगा। अगर आपने ये यूनिटीज़ जो है ब्रेक कर दी तो आपका टेक्स्ट अच्छा नहीं माना जाएगा।
ओके चलो, और किसके ऊपर बात करते हैं। जॉनर्स को इन्होंने क्लासिफाई किया है। जॉनरा जो है हमारे बेसिकली किस टाइप का या किस काइंड का वो टेक्स्ट लिखा गया है इसके बारे में बताता है। तो सबसे पहले जॉनरा इन्होंने बोला है एपिक है, फिर ट्रेजेडी है, फिर कॉमेडी है। तो आपको इन सब के बारे में ऑलरेडी पता होगा। एपिक जो है नरेटिव पोएट्री होती है अबाउट हीरोइक डीड्स, बहुत ही लॉन्ग नरेटिव पोम्स होती है ये। ओके, फिर ट्रेजेडी जो है सीरियस ड्रामा है विद मॉरल लेसन्स। एंड लास्ट में कॉमेडी हमारी आ जाती है। ओके, इसके बाद में और भी ज़्यादा हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनर्स जो है और इवॉल्व हुए हैं, बट इस टाइम पे मेनली ये तीन थे। ओके चलो, और क्या है भाई, यूज़ ऑफ रीज़न एंड हार्मनी एंड ऑर्डर। तो जो भी टेक्स्ट है हमारा क्लासिकल क्रिटिसिज्म के अंदर, उसको ये रीजन के हिसाब से कि टेक्स्ट के अंदर कितनी हार्मनी है एंड ऑर्डरली, बेसिकली क्या उसका जो स्ट्रक्चर है वो ढंग से लिखा गया है। ऐसा तो नहीं कि वो इनकोहेरेंट हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हो जो बिल्कुल ही उस टेक्स्ट से मेल ना खाती हो, मतलब उससे बिल्कुल आउटसाइड वाली इंफॉर्मेशन आपने दे दी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसको हम बोलते हैं कि लॉजिकल कोहेरेंस होना चाहिए आपके टेक्स्ट के अंदर। ओके, इमोशनल मॉडरेशन होना चाहिए। जो हमने सारे कल रसास की बात करी थी ना, वो सारे के सारे इमोशंस जनरेट करे। एस्थेटिक हार्मनी होनी चाहिए कि अच्छे से स्टाइल होना चाहिए उसमें, एंड ब्यूटीफुली वो लिखा होना चाहिए आपका टेक्स्ट। तो एरिस्टोटल्स बैलेंस्ड स्ट्रक्चर इन ट्रेजेडी इज अ गुड एग्जांपल। तो जो इन्होंने आगे हम पढ़ेंगे ना एरिस्टोटल की ट्रेजेडी के बारे में, तब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। फिर हमारे इसके आपने ये देखो कितने पॉइंट्स पढ़ लिए, इसमें याद रखना। मिमेसिस, डायडेक्टिक पर्पस ऑफ लिटरेचर, नॉर्मेटिव अप्रोच टू क्रिटिसिज्म, फोकस ऑन जॉनर क्लासिफिकेशन एंड यूज ऑफ रीजन, हार्मनी एंड ऑर्डर। अब हम बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट क्लासिकल क्रिटिक्स के ऊपर। देखो ये सारा मैंने इन्फॉर्मेशन आपको कल भी दी थी, एंड इस वाले पार्ट में ना यही है। बट आगे इसी में आगे कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट यूनिट आएगी वो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ प्लेटो को डेडिकेटेड होगी, नेक्स्ट एरिस्टोटल को डेडिकेटेड होगी। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से एक तरह से रिवाइज कर लेते हैं हमने कल क्या पॉइंट पढ़े थे। तो ये हमारे एक मॉरल फिलोसोफर है, ठीक है, जो पोइट्री और ड्रामा को सस्पिशन के साथ देखते हैं कि भाई ये जो है ना लोगों को मिसलाइड करती है एंड मॉरल्स को करप्ट करती है, क्योंकि ये रियलिटी को इमिटेट करती है। मतलब कोई भी इंसान रियलिटी को गलत तरीके से भी दिखा देगा तो हम उनकी बात मान लेंगे, है ना। तो वो लोगों को मिसलीड कर देते हैं। एंड इन्होंने सजेस्ट किया कि भाई इनका जो आइडियल वर्ल्ड है ना, उसमें पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, उसे बैन बैन कर देना चाहिए। आप लोगों को पता है ये एक बहुत बड़े आइडियलिस्ट थे, है ना। आइडियाज में जीते थे कि भाई आइडिया सबसे ऊपर है, फिर हमारी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, मतलब जहाँ पे हमारा मटेरियलिस्टिक रियलिटी है ये आ जाती है, उसके बाद हमारी पोइट्री आती है तीसरे नंबर पे, जो सबसे लो लेवल की इसको बोलते हैं। लो लेवल पोइट्री इसको ये बोलते हैं कि भाई ये ना सबसे नीचे स्तर में आएगी। ओके चलो, हिज मिसट्रस्ट ऑफ आर्ट्स इमोशनल पावर एंड बिलीफ इन इट्स डायडेक्टिक यूज। ये बोलते थे क्योंकि इसका डायडेक्टिक यूज है, इसकी वजह से इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। ओके, तो इनका इस तरीके से मानना था पोम्स को लेकर के, या फिर जो भी वहाँ पे लिटरेचर का वर्क था। फिर आ जाते हैं हमारे एरिस्टोटल, जो कि इनके स्टूडेंट हैं। आप इनकी टाइमलाइन भी याद कर लेना, 427 से लेके 347 बीसीई के। एंड एरिस्टोटल हमारे किस टाइम पीरियड पे हो गए, 384 से लेके 322 बीसीई के। ओके, एंड यहाँ पे जो एरिस्टोटल है ये हमारे प्लेटो के क्या है, स्टूडेंट है। बट इनके विचार अपने टीचर से बिल्कुल मेल नहीं खाते हमारे पोम्स को लेकर के। तो ये बोलते हैं कि भाई जो हमारा लिटरेचर है वो तो बहुत अप्रिशिएटिव होना चाहिए और उसको हमें अच्छे से एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है वो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकता है। तो जो इनका वर्क है ना पोएटिक्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके अंदर इन्होंने अपने काफ़ी सारे डिटेल में अपने व्यूज़ दिए हैं, जिसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन्होंने ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है, एपिक क्या होता है, ये वाले कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से बताया। फिर कैथारसिस में हम लोगों ने काफ़ी सारे प्लेस के अंदर एंड ड्रामास के अंदर ये वर्ड कैथारसिस देखा था। सो इट इज़ इमोशनल परजेशन, बेसिकली एकदम से किसी भी कैरेक्टर के लिए हमारे दिमाग में पिटी या फिर फियर जनरेट हो, ठीक है, ये इसी को हम कैथारसिस बोलते हैं अपना प्ले देखते टाइम। ओके, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या होती है कि भाई एक चीज आपने एक एक्शन दिखाया कि हमारा जो कैरेक्टर है वो भी अटैक कर रहा है, ओके, किसी अपने
विलन के ऊपर अटैक कर रहा है एंड एकदम से वो इससे फ्रेंडशिप नहीं कर सकता, मतलब विदाउट एनी रीजन, प्रॉपर रीजन बिहाइंड इट, तो वो लॉजिकली फॉल्टी हो जाएगा ना वो टेक्स्ट। तो ये यूनिटी ऑफ एक्शन दिखाते हैं कि जो भी आपका एक्शन चल रहा है आपके ड्रामा में, उन सभी का कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए, लॉजिकली साउंड होना चाहिए वो। ओके, एंड लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो इन्होंने दिया है हमर्शिया। हमर्शिया क्या है? एक तरह का ट्रेजिक फ्लो है। ट्रेजिक फ्लो क्या हो जाएगा? एक मतलब मान लो कोई जैसे हमारा हेमलेट कैरेक्टर था, है ना, उसके अंदर क्या था ट्रेजिक फ्लो की, वो बहुत ही ज्यादा ऐसे गहराई से ना सोचता ही रहता था बहुत ज्यादा कि भाई क्या मुझे जीना चाहिए, क्या नहीं मरना चाहिए, क्या फिर रिवेंज लेना चाहिए, लेना है तो कैसे लेना है, कब लेना है, बहुत टाइम लगा देता है इन सारी थॉट्स में, जिसकी वजह से वो और ज्यादा डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। सेम ऐसे ही हमारा जो डॉक्टर फॉस्टस होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा ओवर अचीव करने का क्या होता है उसमें, एक तरह से फैटल फ्लॉ होता है, मतलब ट्रेजिक फ्लॉ होता है, जिसकी वजह से उसका लास्ट में जाके पतन होना कंफर्म्ड होता है। चलो, बिलीव लिटरेचर रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ये बिलीव करते थे कि जो लिटरेचर है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है एंड वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है सोसाइटी को, और इनके जो व्यूज है वो हमेशा प्लेटो से मेल नहीं खाते थे, मतलब अलग होते थे। फिर मैंने आपको हॉरेस और लॉन्जिनस के बारे में भी बताया था। जो हॉरेस है, इनका मेन जो वर्क है आर्स पोएटिका। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्स पोएटिका को हम द आर्ट ऑफ पोएट्री भी बोलते हैं। इसमें ये डेकोरम की बात करते हैं कि हमारे जो वर्क है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे सटीक तरीके से लिखा जाना चाहिए। ठीक है, इट शुड सूट द सब्जेक्ट, जॉनरा एंड ऑडियंस। ठीक है, एंड ये जो वर्क है आप लोगों का, ये सिखाना भी चाहिए, प्लस ये डिलाइटफुल भी होना चाहिए, मतलब इंसान को पढ़ते टाइम इंजॉय भी करे वो। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही कर रहा है, उसे बोर हो रहा है। लिटरेचर ऐसी चीज होनी चाहिए कि इंसान को ना ऐसा मजा भी आए कि हाँ, वो कुछ पढ़ रहा है तो ही इज ऑल्सो एंजॉइंग। एंड ये है ना जो होरेस है, ये प्लेटो और एरिस्टोटल के एकदम बीच में हम रख देंगे इन्हें, कि इन दोनों के सेंटर का पॉइंट ऑफ व्यू ये रखते थे। ठीक है, एंड इनका जो टाइम पीरियड है ये है 65 से लेके 8 BCE तक। फिर हमारे लॉन्जिनस आ जाते हैं जो फर्स्ट सेंचुरी के हैं राइटर, एंड इनका जो वर्क है ऑन द सबलाइन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ये सबलाइन के अंदर क्या बोलते हैं कि भाई आपको जो टेक्स्ट लिखना है वो एलिवेटेड लैंग्वेज का होना चाहिए, ऐसे ऑर्डिनरी लैंग्वेज का नहीं होना चाहिए कि भाई उसे तो कोई भी इंसान लिख सकता है। तो वो आपके टेक्स्ट, मतलब वो किसी और नॉर्मल राइटर से आपका टेक्स्ट ऊपर कैसे होगा? तो आपको थोड़ी सी हाई लैंग्वेज में लिखना है, जो पढ़ के इंसान ये लगे कि हाँ, दिस इज समथिंग डिफरेंट। एंड इस ऐसे ही आपको जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा इंसान के इमोशंस एकदम वो कर दे कि हाँ, इंसान पूरा इन्वॉल्व हो जाए, जो रीडर है आपके टेक्स्ट को पढ़ते टाइम उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे सेंटिमेंटली अटैच हो जाए कि हाँ, ये टेक्स्ट वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है, उसको एकदम ऑ वाली फीलिंग आने लगे कि वाह! क्या बात लिखी है, ऐसे। ठीक है, तो ग्रैंडियोर होना चाहिए लिटरेचर में। तो ये हमारा किसकी बात कर रहे हैं? सब लाइन के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। आपका अगर सब लाइन आ जाता है तो आप अच्छे से इन सारे पॉइंट्स को है ना डिफाइन करना। ठीक है, तो सबलाइन लिफ्ट द ऑडियंस सोल एंड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ वंडर। फर्स्ट क्रिटिक टू डिस्कस साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। बेसिकली ये सबसे पहले क्रिटिक किसके माने जाते हैं? जो इंसान रीडर के अंदर क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं एंड क्या इमोशनल चेंजेस होते हैं आफ्टर दे रीड अ लिटरेरी वर्क। ओके, ही emphasized on emotional effect and imagination over rigid rules। तो इन्होंने बोला कि रिजिड रूल्स जो है हमारे लिटरेचर के, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इमेजिनेशन एंड इंसान के ऊपर क्या इमोशनल इफेक्ट वो लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो छोड़ रहा है। ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट यूनिट क्लियर हो। ओके, इस यूनिट में ना हम पूरा प्लेटो के जितने भी थॉट्स थे वो सब समझेंगे कि इन्होंने इमिटेशन के ऊपर, जो मिमेसिस है हमारा और आर्ट है, उसके ऊपर क्या क्या थॉट्स दिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि इनके जो थॉट्स है पोइट्री को लेके थोड़े से नेगेटिव थे। ये मानते थे कि जो पोइट्री है वो एक तरह से जो सोसाइटी है हमारी, उसको मतलब उसकी जो सोच है उस पर गलत प्रभाव डाल सकती है, हार्मफुल उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, मॉरली हार्मफुल हो सकती है हमारी जो पोएट्री है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसका पूरा पढ़ेंगे। तो इन्होंने ना 3 मेजर वर्क्स लिखे, द रिपब्लिक, आयन एंड फेड्रस। इसमें जो ये द रिपब्लिक है, इसमें ना ये एक आइडल स्टेट की बात करते हैं कि एक
आइडल स्टेट होनी चाहिए जिसके अंदर हमारे जो है एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए, फिलोसोफर किंग होने चाहिए। एंड फिर नेक्स्ट नंबर पे हमारा आ जाते हैं वॉरियर्स, वॉरियर्स। एंड जो थर्ड नंबर है उस पे आ जाते हैं हमारे जो फार्मर्स है, बेसिकली जो प्रोड्यूस करे, फार्मर्स एंड आर्टिसंस। ओके, एंड ये इसको आइडलिस्टिक सोसाइटी मानते हैं कि मतलब ये बहुत ही आइडल है, यहाँ पे सभी इंसान अपना जो काम है बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही सही तरीके से कर रहे हैं। तो ये इन्होंने रिपब्लिक के अंदर अपना ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू दिया। इस रिपब्लिक के अंदर जो बुक 10 है उसके अंदर इन्होंने हमें पोइट्री से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन दी है, विच वी विल जस्ट चेक आउट। ओके, तो सबसे पहले हम जो है इनकी ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन समझ लेते हैं एक बार दोबारा से, कि भाई इन्होंने जो है रियलिटी की हायरार्की बताई है। ठीक है, रियलिटी की क्या है, एक हायरार्की है, किस हिसाब से, तो सबसे जो ऊपर आ जाती है ना इस हायरार्की में, एक ऐसे हम ट्रायंगल बना लेते हैं, इस ट्रायंगल में सबसे ऊपर जो है हमारा जो सबसे कोर रियलिटी है, कोर रियलिटी मतलब मेन रियलिटी, ये किसको मानते हैं मेन रियलिटी, ये जो हमारा आज का फिजिकल वर्ल्ड है ना उसको नहीं मानते मेन रियलिटी। इनके लिए मेन रियलिटी है जो ये हमारा आइडियाज है। ठीक है, आइडियाज है या फॉर्म्स है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स हम बोल देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये अनचेंजिंग होते हैं, इटर्नल रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए सेम। ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, जिसको हम देख नहीं सकते, है ना। तो लाइक ब्यूटी, गुडनेस, जस्टिस, इस तरह के हमारे आइडियाज की बात करते हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे आते हैं, ये ही है इनके लिए एक्चुअल रियलिटी। ठीक है, जो सेकंड लेवल पे है वो है फिजिकल ऑब्जेक्ट, जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड है पूरा का पूरा, जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है ना, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड इनके लिए रियलिटी नहीं है। इनके लिए रियलिटी क्या है, जो ये आइडियाज़ है, बेसिकली ये मानते हैं कि कोई और भी जगह है जहाँ पे एक्चुअल में इस तरह का सिस्टम है जो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो इनका आप एलिगोरी ऑफ केव पढ़ना, एलिगोरी ऑफ केव। मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ आपको कि इसके अंदर ये क्या बात करते हैं। तो एक केव होता है, ठीक है, एक केव होता है, मान लो इस तरह से, तो इसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंड इनको ना पीछे से एक इमेज दिखाई जाती है। तो ये जो लोग हैं इस केव के अंदर, यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं, एंड ये यहाँ पे एक ऐसे पिक्चर देख रहे हैं किसी किसी चीज की। तो ठीक है, तो इनके पीछे एक आग जल रही है, एंड ये इन्हें दिखाई दे रहा है कि, और ये लोग इस केव से कभी बाहर नहीं निकले, ये जंजीरों से बंधे हुए हैं। तो इन लोगों के सामने जो भी ये पिक्चर्स है ना, यही रियलिटी है। ये लोग कभी इस केव से, इस गुफा से बाहर नहीं निकले, एंड इन लोगों ने कभी भी जो रियल लाइफ है, वर्ल्ड है जो जिसमें इतनी ज्यादा ग्रीनरी है, वो सब देखा ही नहीं। इस आग की वजह से जो इन लोगों को ये किसी भी चीज की परछाई दिखाई दे रही है, ये उसी को रियलिटी मान रहे हैं। इसमें से एक जो आदमी होता है वो एक बार जंजीर तोड़ के अपनी बाहर निकल जाता है, सूरज को देखता है, पहली बार सूरज की लाइट को देखता है, तो वो देख नहीं पाता, बहुत मुश्किल होती है उसके लिए। ठीक है, तो वो देखता है कि जिस जगह पे मैं रह रहा था वो तो एक तरह से रियलिटी है ही नहीं, रियल वर्ल्ड तो यहाँ पे है, बाहर है। ठीक है, तो यही है हमारा एलिगोरिकल एलिगोरी ऑफ केव, जो बेसिकली बोलता है कि जो हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं ना वो रियल है ही नहीं, इसके बाहर है कोई दुनिया जो एक्चुअल में रियल है। ठीक है, एंड हम जो है सच्चाई से अभी परे है, सच्चाई को अभी हम अच्छी तरीके से जानते नहीं है। तो सेकंड लेवल हमारा वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाएगा। मान लो इस एलिगोरी ऑफ केव के हिसाब से सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जो वो परछाइयाँ दिखाई दे रही है। ओके, वो हो जाएगा हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट। सेम ऐसे ही जो थर्ड लेवल आएगा, जो सबसे लोएस्ट लेवल है, उसमें आर्ट को मानते हैं। अब मान लो उसी केव के अंदर किसी आदमी ने बैठ के उस परछाई की पेंटिंग बना दी। ठीक है, पेंटिंग बना दिया, उसके ऊपर पोट्री लिख दी, पोम लिख दी, तो वो एक तरह से उसका भी इमिटेशन हो जाएगा। सबसे पहले तो वो जो परछाई थी वो रियल लाइफ की परछाई है, जो रियल आइडिया है उसकी किसी चीज की परछाई है, एंड यहाँ पे उस आदमी ने उस परछाई का भी आर्ट बना दिया। तो इनके हिसाब से ये क्या हो गया, तीसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ये थ्राइस कर दिया, इसने ट्रूथ को रिमूव कर दिया।
ठीक ठीक है, तीन मतलब तीन लेयर्स आ गए उसको, जो सच्चाई है उसको छुपने में। असली सूरज कैसा दिखता है ये तो आपको बाहर जाके ही पता चलेगा। आपके अंदर, उसके अंदर जो परछाई आ रही है आग की वजह से, उसमें आपको थोड़ा सा सूरज दिखाई दे रहा है, एंड आप फिर एक उसमें पेंटर निकल के आता है, वो अपने हिसाब से कोई सूरज बनाते हैं। ठीक है, तो अब रियल सूरज तो उसकी पेंटिंग से शायद बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि उन्होंने वो देखा ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे थ्राइस रिमूव फ्रॉम द ट्रुथ। आई होप आपको ये जो पूरी हायरार्किकल व्यू है रियलिटी का, ये समझ में आया हो। देखो, आपका ये जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ इमिटेशन है ना, ये 20 मार्क्स की पूछी गई है कई बार। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, वर्ड बाय वर्ड जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अच्छे से पढ़ना, एंड जो मैं बोल रही हूँ वो भी समझो। ठीक है, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो किसी भी चीज़ का। मान लो एक बेड है, ठीक है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है एक परफेक्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये कारपेंटर है, उसने, इस कारपेंटर ने उसका रियल बेड का इमिटेशन करके एक और बेड बना दिया। अब ये जो फिजिकल बेड है, पहले तो ये बेड किसी के दिमाग में एज एन आइडिया आया होगा ना। ठीक है, आइडिया सबसे पहले जनरेट हुआ होगा कि हाँ भाई, हमें सोने के लिए ना ऐसे बिस्तर चाहिए अच्छा सा, जिसपे हम प्यार से सो सके। तो वो आइडिया सबसे पहले सबसे ऊपर हो गया हमारा इस तरीके से। फिर उसको किसी कारपेंटर ने रियल में बनाया होगा, रियल किसी ने यूज करके वुड का, है ना, सारा जो भी उसमें मटेरियल लगता है उसका बनाया होगा, फिजिकल बेड बना दिया। अब इस बेड का भी जो हमारा पेंटर है या पोएट है, उसने उसका डिस्क्रिप्शन कर दिया या फिर पूरी उसकी इमेज बना दी ऐसे एक बेड की। तो ये क्या हो गया हमारा, इस बेसिकली ये इसका एग्जाम्पल है कि किस तरीके से हमारा जो पेंट आर्ट है, वो रियलिटी को कितनी लेयर्स में छुपा देता है, इमिटेट करता है, बट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को और ज़्यादा रियलिटी को हाइड कर देता है। जो आइडल रियलिटी होती है ना, वो तो बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है आर्ट से। ओके, सो रिमूव फ्रॉम ट्रुथ एंड रियलिटी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। फिर ये जो प्लेटो है, ये हमारे पोएट्स और आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ये तो है ना, रियल ट्रुथ और रियलिटी में डील नहीं करते, ये इमोशंस के साथ खेलते हैं एंड रीजन की बात नहीं करते, कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल या फिर लॉजिकल ये बात नहीं करते। ओके, तो ये रैशनल हार्मनी जो एक इंसान की होती है ना, उसे डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, और जो स्टेट का ऑर्डर है, जो मतलब जहाँ पे हम रह रहे हैं उसका ऑर्डर है, वो भी काफी हद तक खराब कर देते हैं। ये इनका मानना था। ठीक है, तो जो इनकी बुक 10 है, उसमें ये बोलते हैं कि पोएट्स इमिटेट्स द अपीयरेंस ऑफ थिंग्स एंड फोकस ऑन क्रिएटिंग इमोशनली चार्ज्ड representations that may be pleasing but are ultimately deceptive and morally harmful। तो ये कहते हैं कि इस बुक 10 के अंदर जो हमारे पोएट्स होते हैं, वो वैसे तो बहुत ज़्यादा प्लीजिंग चीज़ें बनाएंगे, बट वो मॉरली हार्मफुल हो सकती है और डिसेप्टिव हो सकती है, हमें पता ही नहीं वो एक्चुअल में रियल में किस तरीके से है, तो वो रियलिटी से कोसों दूर होता है। तो इनकी आर्ग्यूमेंट वही है कि ये इंसान के इमोशंस को ज़्यादा जगाती है, पीटी, फियर, डिज़ायर। ठीक है, एंड दीज इमोशंस अपील द कैन अंडरमाइन रैशनल थॉट, डिसरप्ट मॉरल ऑर्डर। तो वही बात थोड़ी घुमा फिरा के लिखी गई है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमोरल, इरेशनल एंड ट्रेजिक सिनेरियोज। ये सारी चीज़ें हमारे पोएट्स जो है दिखाते हैं, और किसके साथ सिंपथाइज करते हैं, जो वाइस है, वीकनेस है, पैशंस है। ठीक है, जो चालाक लोग हैं, गलत लोग हैं, उन लोगों के साथ ये सिंपथाइज करते हैं। तो जिस तरीके से बेसिकली जो हमारे वर्ल्ड की एथिकल वो है ना, उसमें कम होती है कि भाई ये जो पोएट्स हैं इन्होंने गलत लोगों का साथ दे दिया, तो अब ज़्यादातर जनता जो है इनसे इन्फ्लुएंस होके गलत, या तो गलत रास्ते पे चल पड़ेगी या उन गलत लोगों का साथ देगी। ठीक है, तो ये प्लेटो है जो इन्हें डर लगता है, अनकंट्रोल्ड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन कुड करप्ट सोसाइटी। तो ये किसकी बात करते हैं, ये सेंसरशिप की बात करते हैं कि कुछ आर्ट्स फॉर्म ऐसे हो सकते हैं जिसको हम अलाउड कर सकते हैं कि जो वाकई में रीजन को प्रमोट करे और वर्चू को प्रमोट करे, उसे हम अलाउ कर सकते हैं। तो हमें सेंसरशिप लगानी पड़ेगी, अदरवाइज अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के नाम पे ना हमारी सोसाइटी को करप्ट कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रपोजल दिया था आइडल रिपब्लिक का, मैंने बताया था ना, जो द रिपब्लिक है उस बुक के अंदर, ये एक ऐसे जगह की बात करता है, आई थिंक उसका नाम
कैलीपोलिस या कॉलीपोलिस समथिंग इस तरह का नाम होता है। ये नाम आपके लिए ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, तो डोंट वरी। अगर आप ना ये मत समझा करो कि मैम आपको ये नाम क्यों नहीं याद। बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों दिमाग में रखने के लिए, इतने सारे फैक्चुअल डिटेल्स है। जो चीज़ आप लोगों की ज़रूरी है ना वो मैं आपको इस वीडियो में 100% एक्यूरेसी के साथ बता दूंगी। जो ज़रूरी नहीं है, जो मैं भूल जा रही हूँ, वो आपको अगर खुद से इच्छा है कि मुझे एक्स्ट्रा जानना है तो आप जान सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दोगे। ओके, तो ऐसा मत समझना। चलो, तो प्लेटो के जो विजन्स है आइडल रिपब्लिक को लेके वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने बोला कि सबसे ऊपर जो है हमारे गार्जियंस आएंगे, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, फिलोसोफर किंग, जो रूलिंग क्लास होगी हमारी। ठीक है, एंड ये ही हमें क्या डिक्टेट करेगी, विजडम एंड ट्रुथ। हमें ये विजडम की तरफ और ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। तो जो पोएट्री है वो हमारी कहाँ आ जाती है, ये हमारी सबसे नीचे आ जाएगी। ओके, ये तो बैन ही हो जानी चाहिए, ये बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल ही बैन हो जानी चाहिए, वरना ये खराब कर देगी हमारा पूरा सिस्टम। एंड सिर्फ वो वाली फॉर्म्स ऑफ आर्ट होने चाहिए जो किसको सर्व करे, टू प्रमोट वर्चू एंड विजडम, सिर्फ उनको अलाउ करना चाहिए। अदरवाइज जो भी इरेशनलिटी, मॉरल वीकनेस और इमोशनल एक्सेस को बढ़ावा देती है, उसकी तो कोई जगह नहीं है आइडल रिपब्लिक के अंदर। तो जो इनका आइडल स्टेट था ना, जो इनके ख्याल में था, पूरी एक ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट होगा, सब लोग अपना परफेक्टली काम करेंगे, सब रूल्स लॉ वगैरह बहुत अच्छे से फॉलो होगा, तो उस जगह पे क्या चीज़ की कोई जगह नहीं है, पोएट्स की और आर्टिस्ट की, जो स्पेशली इरेशनलिटी, मॉरल वीकनेस और इमोशनल एक्सेस को बढ़ावा देते हैं। देखो, अभी इनके इन रिपब्लिक के अलावा भी ना दो वर्क और थे, आयन एंड फेड्रस। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इसके अंदर इन्होंने एक और आइडिया दिया कि कुछ लोगों के अंदर ना डिवाइन इंस्पिरेशन हो सकती है या फिर मैडनेस हो सकती है, जिसको ये मेनिया भी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के लिए, कि भाई एकदम से ना कुछ भगवान की तरफ से उनको ऐसे आशीर्वाद मिल जाता है कि भाई या फिर कोई आइडिया आ जाता है, इंस्पिरेशन मिल जाती है कि वो कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जो वाकई में इस दुनिया के लिए अच्छा है। ठीक है, तो उसको तो ये एक्सेप्ट करते हैं। तो आयन के अंदर बोलते हैं, ये जो आयन इनका वर्क है, ही डिस्क्राइब्स पोएट्स एज बीइंग इंस्पायर्ड बाय म्यूजिस, पोजेस्ड बाय अ डिवाइन फोर्स दैट स्पीक्स थ्रू देम। ठीक है, तो जो ये म्यूजिस है बेसिकली ये पोएट्स के थ्रू दुनिया से बात करती है, ये मानते थे। ठीक है, while this notion distance poets even further from conscious rational control, तो ये बोलते हैं कि अब क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी किसी और डिवाइन फोर्स से कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो रैशनल थॉट से और ज़्यादा दूर हो गए। ठीक है, पर ये जो है सेक्रेड है, ठीक है, बट डेंजरस भी है हमारी सोसाइटी के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्लेटो का रोल, कि ये क्या रोल जो है सर्व करते हैं अर्ली लिटरेरी थ्योरी को डेवलप करने में। तो हमें पता है सबसे पहले हमारे प्लेटो ही थे भाई, जिन्होंने एक तरह से सिस्टमेटिक लिटरेरी क्रिटिसिज्म वेस्टर्न थॉट की हमारी शुरू करी। ठीक है, तो इनका कंसर्न क्या है, लिटरेचर में एथिक्स होना चाहिए, पावर ऑफ आर्ट टू इन्फ्लुएंस वेस्ट बिहेवियर इन सोसाइटी। मैंने आपको कई बार बता दिया कि आर्ट हमारा जो है लिटरेचर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। नेचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैव रिमेन्ड सेंट्रल टू डिबेट्स। ओके, इन आवर थर्ड यूनिट वी आर गोइंग टू डिस्कस अरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। देखो, मैंने ऑलरेडी इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ पहले से ही बता दिया था कि इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ किस तरीके से हमारे जो प्लेटो थे उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। ठीक है, तो एक बार मैं बहुत ही शॉर्ट में इनका बता देती हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल अननेसेसरी टू कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो ये जो कहते थे कि भाई जो ये इमिटेशन है ये एक्चुअली अच्छी चीज़ है, एंड इट गिव जॉय टू द पीपल। ठीक है, जो भी इमिटेट करते हैं चीज़ों को तो उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे वो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उनके लिए ये प्लेजरेबल फीलिंग होती है। ओके, इमिटेशन एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, बेसिकली इमिटेशन जो है वो एक तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ को वो करता है जज, है ना। ऐसा नहीं कि भाई जो हमारे प्लेटो ने क्या बोला था कि सिर्फ और सिर्फ ये अपीयरेंसेस को जो है कॉपी करता है, नहीं। तो हमारे जो एरिस्टोटल है वो बोलते हैं आर्ट इमिटेट्स नॉट मेयरली व्हाट इज बट ऑल्सो व्हाट कुड बी। ये फ्यूचर में क्या चीज हो सकती है उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं जो हिस्ट्री है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट से डील करती है कि क्या ऑलरेडी हो चुका है, बट हमारी जो पोएट्री है वो किससे डील करती है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ से, कि भाई व्हाट कुड और शुड हैपन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी, कि क्या चीज़ ज़रूरी है हमारी सोसाइटी में होने के लिए। सो दिस मेक्स पोएट्री एंड लिटरेचर मोर फिलोसफिकल देन हिस्ट्री।
ओके। चलो, प्लेजर एंड इमिटेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस जो है लोग एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सारा जो आर्ट है अगर दुनिया में से गायब हो जाए तो हमारी जो वर्ल्ड है पूरा खाली हो जाएगा, मतलब एकदम ऐसे कलरलेस हो जाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर ये क्लासिफिकेशन ऑफ जॉनर्स बताते हैं। जॉनरा मतलब बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन करना है अच्छे से। इसके अंदर मैंने जो ये 3 डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरास है ये ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिए थे। तो अभी आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं कि ये इसमें क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे मीडियम ऑफ इमिटेशन क्या होगा, कि किस तरीके से आप इमिटेट करोगे, थ्रू वर्ड्स करोगे, म्यूज़िक के थ्रू करोगे, रिदम के थ्रू करोगे या स्पेक्टिकल के थ्रू करोगे, किस तरीके से आप जो है इमिटेशन का मीडियम चूज़ करते हो। तो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या है आपका, कि आप क्या किसी कैरेक्टर के थ्रू दिखा रहे हो एंड उसे क्या आप बेटर दिखा रहे हो, वर्स दिखा रहे हो या फिर इक्वल टू ऑर्डिनरी मैन दिखा रहे हो। ओके, एंड लास्ट में आ जाता है मैनर ऑफ इमिटेशन। तो आप किस तरह का नरेटिव उसमें यूज कर रहे हो, डायरेक्ट एक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नरेशन एंड डायरेक्ट एक्शन, तो क्या आप मैनर यूज कर रहे हो इमिटेशन में, तो ये आप चीज इंक्लूड कर सकते हो अगर आपका ये 20 मार्क्स का आता है तो। देखो, इमिटेशन एज क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जो इमिटेशन है ना वो बहुत ही क्रिएटिव लोग कर सकते हैं, जो इनके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ठीक है। ऐसे कोई भी नॉर्मल इंसान इतना ज़्यादा हाई लेवल का आर्ट क्रिएट नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की कॉपी करना नहीं है। इसमें भी 3 स्टेप्स आ जाते हैं कि पहले किसी चीज़ को सेलेक्ट करो कि भाई आपको क्या एलिमेंट जो है वो अपने आर्ट में पोर्ट्रे करना है। फिर उसको अरेंज करो अच्छे से कि भाई किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज करोगे पूरे कंटेंट को कि भाई वो अच्छा लगे सामने वाले को और जब आप उसे दिखाओगे। एंड फिर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कि क्रिएटिवली प्रेजेंटिंग देम इन अ वे दैट इवोक्स इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स। कि आप जो भी आर्ट बना रहे हो उसका अगर आपने प्रेजेंटेशन गलत कर दिया तो वो आपका फेलियर माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मेहनत नहीं लगती, इसमें कोई टैलेंट नहीं है, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जाते हैं एक इंसान को आर्ट बनाने में। ओके, फिर मैंने कैथारसिस का आपको पॉइंट बता ही दिया था कि इमोशनल एंगेजमेंट रखता है ये। जो भी आर्ट है, इंसान जितने भी रीडर्स होंगे, ऑडियंस होगी, उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बना के रखता है, ठीक है। बिकॉज इट जनरेट्स द इमोशंस लाइक पिटी एंड फियर। ओके। इम्पैक्ट ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अच्छा, इनके आने के बाद लोगों के अंदर जो है एक पॉजिटिव वाइब आई कि हाँ, हम जो है लिटरेचर को एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर ले सकते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो अ मीडियम फॉर एथिकल एंड फिलोसफिकल इंक्वायरी। कि भाई हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इस चीज़ की एक इंक्वायरी भी हम कर सकते हैं ना। तो ये कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है जो प्लेटो ने कहा था कि ये तो डिस्ट्रस्ट ऑफ आर्ट है, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो इनका जो इम्पैक्ट था काफ़ी पॉजिटिव रहा है, लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से लिया, ठीक है। एरिस्टोटल्स अप्रोच इज नोटेबली एम्पिरिकल, रैशनल एंड बैलेंस्ड। तो ये सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। तो मीनिंगफुल रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड एक्सपीरियंस। ओके। ओके, अब इस यूनिट में हम जो है एरिस्टोटल का ट्रेजेडी का जो एनालिसिस है वो समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने ट्रेजेडी को है ना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएटिक आर्ट बोला था, ठीक है। जो भी पोएट्री होती है हमारी उसमें जब ट्रेजेडी का एलिमेंट सबसे ज़्यादा होगा ना तो वो एक तरह से हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोएटिक आर्ट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो है ऑडियंस को एंगेज कर सकती है, ठीक है। किस तरह के ऑडियंस को, इंटेलेक्ट एंड इमोशंस, ओके, जो ऑडियंस के हैं उन सबको एक साथ लेकर चल सकती है, ठीक है। तो अब ट्रेजेडी की अगर हम डेफिनेशन देखें इनके अकॉर्डिंग तो ये कहते हैं द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड in embellished language through action rather than narration, effecting through pity and fear the proper catharsis of such emotions। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा इमिटेशन ऑफ एक्शन आ जाएगा, मतलब मिमेसिस, ठीक है, जो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर सकते हैं। फिर सीरियसनेस होनी चाहिए ट्रेजेडी के अंदर। आप लोग है ना, ट्रेजेडी जब हम बोल रहे हैं तो क्या दिमाग में रखो, हैमलेट दिमाग में रखो। आप सबने होपफुली मेरी हैमलेट की वीडियो देखी होगी कि वो कितना ज़्यादा सीरियस प्ले था, ठीक है। कंप्लीट होना चाहिए, कुछ भी चीज़ अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। सर्टेन मैग्नीट्यूड, एक गहराई होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ऐसे इमोशंस को ना जो बिल्कुल टच कर दे, आपके दिल को एकदम छू जाए, ठीक है। एम्बेलिश्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज का बहुत ही अच्छे सटीक तरीके से यूज़ होना चाहिए, ठीक है। एंड एक्शन के थ्रू ज़्यादा डिपिक्ट करना चाहिए, ना कि नरेशन के थ्रू। जो हमारा ट्रेजेडी होगी उसमें एक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ओके। एंड
नरेशन जो है थोड़ा कम होना चाहिए। एंड फिर कैथारसिस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। तो आप जो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड करके ये हमारी डेफिनेशन बनाई हुई है, आप इस वर्ड बाय वर्ड पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसी डेफिनेशन के अंदर ये सारी की सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है डिटेल में। ओके, तो ये ट्रेजेडी के ना 6 पार्ट्स मेनली गिनवाते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है प्लॉट, माइथोस। ठीक है, ये प्लॉट जो है भाई सोल है ट्रेजेडी की, प्लॉट के बिना तो हमारी ट्रेजेडी अधूरी है। तो इसमें क्या आ जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, इवेंट्स एंड एक्शंस इन अ कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल सीक्वेंस। मतलब जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उन सबके पीछे कुछ रीजन होना चाहिए, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन इसमें आ जाएगा। कोहेरेंस होना चाहिए एंड होलनेस होनी चाहिए कि शुरुआत से लेके मिडल से लेके एंड तक सब कुछ एक सटीक तरीके से चले। और कॉम्प्लेक्स इवेंट्स इसके अंदर होने चाहिए। कौन कौन से, पेरिपेशिया सॉरी, पेरिपेशिया एंड एनाग्नोरिसिस। एनाग्नोरिसिस, पेरिपेशिया क्या होता है, देखो जब भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो एकदम से उसका लाइफ ही बदल जाए, मतलब कोई बहुत रिच है तो वो एकदम से गरीब हो जाए बेचारा, मतलब जिसे कहते हैं ना दिन बदल दिया रात बदल दी, वही सडन चेंज फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। तो उसकी लाइफ में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आ जाए, इसे हम पेरिपीशिया बोलते हैं। एनाग्नोरिसिस क्या हो जाएगा, रिकग्निशन, एकदम से कुछ भी ऐसे सडन रियलाइजेशन उसे हो किसी भी क्रूशियल फैक्ट की। ठीक है, कि अरे बाप रे ये क्या चीज़ बड़ी सी हो गई मेरी लाइफ में, जो ऑडियंस है फिर वो ऐसे सीन से बहुत ज़्यादा जो है कनेक्ट करती है। ओके, फिर इसमें कैरेक्टर, जो नेक्स्ट हमारा ट्रेजेडी का पार्ट है, 6 पार्ट्स में से सबसे पहला क्या हो गया, प्लॉट। प्लॉट के अंदर हमने जो कॉम्प्लेक्स इवेंट्स है वो पढ़ लिए। फिर अब हमारा सेकंड आ जाता है कैरेक्टर। जो कैरेक्टर हमारा ट्रेजिक हीरो कैसा होगा, जो अच्छा भी नहीं होगा बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा होगा पर बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं होगा, उसके अंदर फ्लॉज होंगे पर मोरली एडमायरेबल होगा। जैसे इसमें आप याद कर लो पिप को, जो हमारा पिप था वो अच्छा था बट परफेक्ट नहीं था, उसके अंदर भी फ्लॉज थे। एंड वो भी पिटी एंड फियर जो है जगा सकता है अपने ऑडियंस के अंदर, जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में पिप होता है ना हमारा। ठीक है, कंसिस्टेंट विद देयर नेचर, अप्रोप्रिएट टू देयर रोल एंड स्टेटस एंड रियलिस्टिक येट आइडियलाइज्ड टू प्रेजेंट यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब ऐसा इंसान होना चाहिए जो सभी को ऐसे कनेक्ट करे, रिलेट कर सके लोग उससे। ठीक है, एंड ट्रेजिक हीरो टिपिकली पोजेस अ हमर्शिया, अ ट्रेजिक फ्लॉ। तो उनके अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी ऐसे खामी होगी जिसकी वजह से उनका क्या होगा, डाउनफॉल होगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे हमारा आ जाता है थॉट। ठीक है, अब ये थॉट्स जो है बेसिकली आइडियाज होते हैं, थीम्स होते हैं, मॉरल मैसेजेस होते हैं, जो कि कैरेक्टर्स के थ्रू, उनकी स्पीचेस के थ्रू और एक्शंस के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, डायलॉग्स, रिफ्लेक्शंस, कोरस कमेंट्री, ये सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिक्शन। डिक्शन बेसिकली लैंग्वेज को किस तरीके से हमने बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है, क्या स्टाइल यूज़ करा है, क्या एक्सप्रेशन यूज़ करा है। तो इसमें हमारे एलिमेंट्स आ जाते हैं मेटाफर, इमेजरी, टोन, रिदम एंड म्यूजिकलिटी ऑफ स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेलोडी। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया, मेलोडी। तो मेलोडी में क्या है, म्यूजिकल एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। तो उस टाइम पे जब ये एरिस्टोटल थे हमारे, तो जो ग्रीक के अंदर जितने भी प्लेस होते थे ना, जो ग्रीक ड्रामाज होते थे उनके अंदर म्यूजिक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था इमोशनल इम्पैक्ट डालने के लिए। जैसे आज भी हमारी बॉलीवुड मूवीज़ में गाने जब चल जाते हैं तो हमें वाकई में लगता है कि हाँ हम इमोशनली कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो वैसे कहीं और आप ज़्यादा देखोगे तो मॉडर्न ट्रेजेडीज़ में इतने ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं देखने को मिलते हैं हॉलीवुड मूवीज़ में। ठीक है, बट आप लोग समझ सकते हो कि म्यूज़िक का कितना बड़ा रोल होता है हमारे जो जितने भी ये आर्ट की फॉर्म्स होती है। ओके, तो ट्रेजेडी में हमारी म्यूजिकलिटी होनी चाहिए, म्यूजिकल एलिमेंट्स होने चाहिए। देन स्पेक्टिकल। ठीक है, स्पेक्टिकल मतलब ऑप्सिस, कि भाई आप उसका विजुअल एलिमेंट कैसा रख रहे हो परफॉर्मेंस का। आपने एक प्ले करा है, उस प्ले के अंदर किस तरह के आपने कॉस्ट्यूम्स रखे हैं, सीनरी रखी है, प्रॉप्स रखे हैं, स्टेज इफेक्ट्स रखे हैं, तो ये हमारा ऑप्सिस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो Aristotle considered it the least important component because the tragedy can achieve its purpose even without elaborate spectacle through its plot and language alone। ठीक है, तो लैंग्वेज ये जो हमारा ट्रेजेडी होती है ना, वो इसके बिना भी अचीव कर सकती है अपना जो मेन एम है, बट फिर भी ये हमारे 6 पार्ट्स में से एक है। तो वो हमारे ट्रेजिक प्लॉट्स के क्या फीचर्स है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पेरिपीशिया, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून एंड एनाग्नोरिसिस, जो कि
रिकॉग्निशन और डिस्कवरी ऑफ अ ट्रुथ, जो भी मतलब उसके अंदर कोई ऐसे ड्रास्टिक ट्रुथ होगा उसका पता चल जाना। कैथारसिस हमने कई बार डिस्कस कर दिया है, पिटी और फियर की फीलिंग अपने हीरो के अंदर लाना। ओके चलो, अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट यूनिट में भी ना हमें सेम यही चीज़ और ज़्यादा एलेबरेटिव तरीके से बताई गई है कि जो हमारा ट्रेजिक हीरो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैथारसिस, ये सेम चीज़ दोबारा से रिपीट हुई है। ट्रेजिक हीरो नोबल और हाई बॉन्ड होना चाहिए, या फिर नीदर होली गुड और होली एविल, या तो पूरी नहीं मतलब ना ही पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ना ही पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा एविल होना चाहिए। हमेशा उसके अंदर कोई ना कोई ट्रेजिक फ्लो होना चाहिए, ठीक है। एंड पिटी और फियर वो एलिसिट करे, मतलब ऑडियंस के अंदर जो है पिटी और फियर जगाए। एंड टाइप्स ऑफ प्लॉट्स में हमारा एक तो सिंपल प्लॉट्स आ जाता है जिसमें जो है कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स चलते रहते हैं बिना किसी मेजर शिफ्ट्स के, ठीक है। जो इंसान वो मेन कैरेक्टर है उसके साथ सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल सा होता रहता है। बट कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स में क्या होगा, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हो जाएगी, मतलब जो हमने पहले पीछे पढ़ा था ना कि एकदम से उसका ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा लाइफ में, बहुत अमीरी से बहुत गरीबी आ जाएगी या फिर कुछ और ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। एनेग्नोरिसिस मतलब किसी ना किसी बहुत बड़े फैक्ट का उसे पता चल जाएगा। ओके, कैथारसिस हमारा दोबारा से वही आ गया, इमोशनल एंड मॉरल क्लींजिंग, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी कई बार कवर कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट यूनिट पर। तो अब हमारी ये जो है लास्ट यूनिट बच गई है इस ब्लॉग से। एंड ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका बस आप एक आइडिया समझ लो कि ये जो क्रिटिसिज्म है एज अ डायलॉग ये कैसे काम करता है। तो जो हमारे ये जो दो मेन इंपॉर्टेंट फिलोसोफर है क्लासिकल क्रिटिसिज्म के, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, ये दोनों क्या है एक तरह से फिलोसफिकल डायलॉग में एंगेज करते हैं कि भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ओके, किस चीज़ को लेके, स्पेशली हमारी पोइट्री को लेके, हमारे आर्ट फॉर्म को लेके। तो आपको मैंने अच्छे से इन दोनों के बीच में जो व्यूज़ है वो सारे के सारे ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, मैं दोबारा पूरी के पूरा ये डिस्कस नहीं करूँगी, हमारी वीडियोज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है वरना, ठीक है। एंड एक और बात आपको पता है, जो ये हमारी रिपब्लिक है ना, रिपब्लिक जो बुक हमारी किसने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी। तो इसके अंदर भी ये सोक्रेटिस, सोक्रेटिस एंड तीन अथेनियन, अथेनियंस के बीच में जो है डायलॉग्स होते हैं किस चीज़ के बारे में, कि एक आइडियल स्टेट कैसी होगी, एक आइडियल स्टेट किस तरह की होनी चाहिए, जिसमें मैंने आपको बताया था ना वो तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं कि एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए, एंड और वॉरियर होने चाहिए, एंड और हमारे जो है फार्मर जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, फार्मर एंड आर्टिसंस, आर्टिसंस होने चाहिए। तो एंड इन सभी को जो है एक बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना चाहिए, मतलब अपनी जो रोल है ये पूरी ईमानदारी से निभाए, किसी भी चीज़ में आलस या फिर करप्शन दिखाए बिना, ठीक है। तो ये हमारा डायलॉग हो गया। तो अब हमारे दो और जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इनका भी वर्क डिस्कस कर लिया है, आर्स पोइटिका हमारी होरेस ने दी थी, द आर्ट ऑफ पोइट्री, इसके अंदर ये डेकोरम की बात करते हैं कि एक बैलेंस्ड प्रैक्टिकल एंड मॉडरेट अप्रोच होना चाहिए लिटरेरी क्रिएशन के अंदर, ठीक है। एंड ये जो है स्टाइल की, जॉनरा की, ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएटली कंटेक्स्ट में लिखी जानी चाहिए ऑडियंस के हिसाब से। ओके, एंड ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी लिटरेरी वर्क है सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, ये एक तरह का डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होना चाहिए हमारे ऑडियंस के लिए। ओके, तो ये इन प्लेटो के लिए, एंड प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बीच की मिडल पाथ की, मिडल में रहते हैं एक तरह से, उन दोनों के बीच के व्यूज रखते हैं, ठीक है, प्लेटो एंड एरिस्टोटल की। फिर हमारे आ जाते हैं लॉन्जाइनस। देखो मैंने इनकी ना प्रोनाउंसिएशन चेक करी, किसी एक बच्चे ने तो मुझे बोला मैम आपकी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है कुछ कुछ, तो मैंने सोचा इस बार थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। लॉन्जाइनस है, इनको हम लॉन्जाइनस बोलेंगे, ठीक है। लॉन्जिनस या लॉन्गिनस नहीं है, लॉन्जाइनस है। इनका आपको वर्क याद रखना है, ऑन द सबलाइन। ऑन द सबलाइन में क्या चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि भाई ये ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऑ इंस्पायर करे कि वाह क्या बात लिखी है हमारे राइटर ने। इवोक इंटेंस इमोशंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस होने चाहिए, एंड एक छाप छोड़ देनी चाहिए इंसान के दिमाग पे कि इतना अच्छा काम किया है। ये सभी हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो क्लासिकल क्रिटिसिज्म एज अ डायनेमिक फील्ड ऑफ रीजनिंग, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जो भी एग्जाम से इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ना, वो सब आप मत पढ़ना, ये भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़ सकते हो। चलो इसी के साथ हमारी ये वीडियो आज की ख़त्म होती है। एक बार फिर से थैंक यू सो मच। अरे देखो मेरी थैंक यू की स्पेलिंग भी गलत हो गई।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट सब्सक्राइब बिना किए बिना मत जाना, मैंने बहुत मेहनत करी है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।